तो पीवाईक्यूज की सीरीज में हमने शुरू किया है एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में पहला सवाल है कि हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? यूनानियों ने, चीनियों ने, रोम वासियों ने या अरबों ने? तो देखिए, इसका सवाल जो भी हो, सॉरी, इस सवाल का जवाब क्या, इस सवाल का जवाब जो भी हो, इस सवाल का उत्तर जो भी हो, चाहे वो यूनानी हो, चीनी हो, रोमवासी हो या अरब हो, किसी ने भी किया है, हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर आपने इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है तो आप यहाँ पर इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ ये जो सवाल है आपके सिलेबस के कौन से कोने से आया है ना? क्योंकि हमने सिलेबस में देखा था कि आप बहुत सारे कालखंड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप एक कहानी, इतनी लंबी कहानी तो नहीं पढ़ सकते ना, आपको समझाने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए कुछ चीज़ों को अब छोटी छोटी करके तोड़ना होता है। इन सभी चीज़ों की अलग अलग विशेषता है, मतलब हर एक टाइम पीरियड की अलग अलग विशेषता है और हर एक समय में अलग अलग चीज़ें घटित हो रही होती हैं। हर एक एस्पेक्ट का, हर एक पहलू का एक अलग वर्णन यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी और वो थी सोर्स। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हुए, या फिर अगर आप अभी तक नहीं पढ़ा है, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको सोर्सेस के ऊपर ध्यान देना है। और सोर्सेस के ऊपर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें देखा होगा फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेन अकाउंट्स में आपने देखा होगा इनके नाम, और देखा होगा कि ये भारत के बारे में क्या सोचते हैं और ये क्या लिखते हैं। तो अगर आपने सोर्सेस के बारे में पढ़ा है, क्योंकि ये सवाल इसलिए नहीं पूछा जा रहा है कि हिंदू शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया है या किसी चीज़ का किसने पहली बार प्रयोग किया है, बल्कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब, आपने ये जो सोर्स हैं वो पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। अगर पढ़े हैं तो आप जानते हैं इसका उत्तर है अरबों ने। तो अरबों ने पहली बार प्रयोग किया है इस शब्द का, क्योंकि ये जो लोग हैं वो आते हैं आपकी सिंधु नदी के वेस्टर्न साइड से, जो आपका आज का पाकिस्तान है, और भारत की जो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री है वहाँ से सिंधु नदी को पार करके ये भारत आते हैं। और जब सिंधु नदी को क्रॉस करते हैं तो ये सिंधु को कहते हैं हिंदू, और हिंदू शब्द जनता के लिए भी यूज़ होने लगा है। और इनका मतलब है कि जो सिंधु नदी के ईस्ट साइड में रहने वाले लोग हैं वो सारे हिंदू हैं। ठीक, क्यों कहते हैं सिंधु को हिंदू? क्योंकि इनकी भाषा में स को ह कहा जाता है, या कहें कि इनकी भाषा में, इनकी बोली में, इनकी भाषा में, इनकी लैंग्वेज में स का प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं, तो स को ह कहते हैं। और सिर्फ इनकी भाषा में नहीं, बहुत सारी ऐसी भारतीय भाषाएं भी है जहाँ पर स को ह कहने की परंपरा है। जैसे कि आप गुजराती देखेंगे या मारवाड़ी देखेंगे, वहाँ पर भी स नहीं कहा जाता है बल्कि ह ही कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, तारक मेहता में देखा होगा कि जेठालाल कभी सकारात्मक को हकारात्मक कहता है, तो यहाँ पर भी इस तरह की परंपरा है। तो इन्होंने, अरबों ने पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग भारत की जनता के लिए किया है। एक किताब है किताब अल हिंद, और किताब अल हिंद लिखी है अल-बरूनी ने, और उन्होंने हिंदू को, मतलब सिंधु को हिंदू कहा है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को हिंदू कहा है, इसलिए इसका जवाब होगा अरबों ने। इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन थे हमारे पास, जैसे ग्रीक्स थे, ग्रीक्स ने इंडिया या इंडिका या इंदोई कहा है, रोमवासियों ने कहा है इंडिया, और चीनियों ने तियानजू या सिंधु कहा है, और अरबों ने हिंदू कहा है। तो अगर आपने अपने सिलेबस से सोर्स, विदेशी विवरण, बाहरी संपर्क, इनके बारे में पढ़ा है तो आप बता सकते हैं इस सवाल का जवाब। और यहाँ पर सिर्फ फैक्चुअल जानकारियाँ नहीं पूछी जा रही। आपको यहाँ पर देखने में लगता है कि हिंदू शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया, क्योंकि भारत में हिंदू लोग ज़्यादा रहते हैं, या हिंदुस्तान कहा जाता है, या हिंदी भाषा है, तो ये फैक्चुअल जानकारियाँ आपसे नहीं पूछी जा रही हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आपने अपने इतिहास में सोर्सेस के बारे में ठीक से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। पढ़ा होता तो आपसे भले पूछा जाता कि चीनियों ने क्या कहा है, या रोम वासियों ने क्या कहा है, या ग्रीक्स ने क्या कहा है, या अरबों ने क्या कहा है, आप बता देते। ठीक, सिर्फ बात अरबों की नहीं है। अल-बरूनी की और बात करें तो अल-बरूनी मोहम्मद गजनी, अब देखो मोहम्मद गजनी एक विदेशी आक्रांता आ रहा है, ठीक, उसके साथ एक हिस्टोरियन, या कहें कि एक राइटर, या कहें कि एक विद्वान भी आ रहा है। और क्यों आ रहा है? इतनी छोटा सा, इतना हम कहें कि कॉमन सेंस की बात है कि जब भी आप कहीं पर जाएंगे, दूसरे देश में काम करने जाएंगे या फिर आक्रमण करने ही क्यों न जाएंगे, आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इन्होंने, महमूद गजनवी ने इनको साथ में लेकर आया है, क्योंकि उसको भी जानकारियाँ चाहिए। और इन्होंने सीखी, संस्कृत सीखी, भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान, दर्शन के बारे में सीखा, किताब लिखी है, भारत में जाति व्यवस्था, गणित, खगोल, धर्म, इन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात की है। और उसी सोर्सेस से हमें पता चला है कि ये लोग भारत के बारे में क्या सोच रहे हैं, या कहेंगे उस समय उन्होंने भारत में आके क्या देखा। तो देखो, इतिहास के बारे में अगर आपको जानना है तो सिर्फ भारत के ग्रंथ ही नहीं बल्कि विदेशी सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, 11वीं शताब्दी में आया था, और इन्होंने भारत के बारे में सीखा, समझा, देखा और लिखा है।
दूसरे विदेशी यात्रियों के बारे में बात करें तो बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जिनके बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, और इनमें हैं जैसे कि मेगास्थनीज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे, इनका जो टाइम पीरियड है उसको भी आपको याद रखना है। फाहियान गुप्त काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में, और अलबरूनी आया था मोहम्मद गजनवी के काल में, और इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है, ठीक। मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी, ये याद रखना है। इब्न बतूता ने रिहला नाम की यात्रा वृत्तांत लिखा है, इसको याद रखना है। अलबरूनी ने किताब अल हिंद लिखी है। अच्छा, आपको ये नहीं करना है कि आप जाकर इंडिका पढ़ने लगे या रिहला पढ़ने लगे या किताब अल हिंद पढ़ने लगे, बल्कि इन किताबों में जो भारत के बारे में थोड़ी जानकारियाँ हैं, बस आपको इस तरह से 4-4, 5-5, 10-10 पॉइंट में जुटा लेना है, ताकि आपसे कभी सवाल पूछे जाए तो उसको आंसर करने में कोई दिक्कत ना आने पाए। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और फाहियान आया था बौद्ध धर्म ग्रंथों को जुटाने के लिए, और उन्होंने बहुत सारी किताबें अपने साथ लेकर भी गया था, ठीक है। तो ये सवाल है, और सवाल में आपसे सिलेबस से, आपसे कंसेप्ट से पूछा जा रहा है कि भाई साहब, ये जो सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज में भारत के बारे में क्या लिखा हुआ है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होता तो इस सवाल का जवाब आप आसानी से कर पाते, और कर भी पाएंगे। जब हम PYQs पढ़ेंगे, PYQs के साथ आप देखेंगे कि सिलेबस कैसे जुड़ा हुआ है, कौन सी जानकारी कमीशन चाहता है कि आपके पास हो। जब आप इन चीज़ों को समझने लग जाएंगे, और जब आप अपनी क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, किताब में एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, या फिर आपने पढ़ लिया है और रिवीजन करेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें याद आएंगी कि PYQ सॉल्व करते हुए हमने ये बातें की थी। और ये जो जानकारी है, क्योंकि बिटवीन द लाइन्स, 2 लाइन के बीच में जो खाली जगह होती है, वहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ भरी हुई होती हैं, और उन कहानियों को आपको एक्सप्लेन कर सकता है कोई टीचर। तो वहाँ पर जब आपका टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, या फिर आप PYQ सॉल्व कर रहे होंगे, या फिर क्लासेस ऑनलाइन भी देख रहे होंगे, या यूट्यूब पर देख रहे होंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें याद आएंगी कि ये जो चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट जानकारी है PYQs में पूछी गई थी, सिलेबस में यहाँ पर है, किताब में यहाँ पर है, और वो सारी जानकारियाँ आपको फिर याद रहने लगेंगी, उन पर आपका एकदम फोकस हो जाएगा और वो चीज़ याद हो जाएगी, ठीक। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। अब सीधा सा सवाल है, देखने में लग रहा है फैक्चुअल है कि एक ब्रह्मवादिनी है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, लेकिन सवाल है कि यहाँ पर सिर्फ एक ब्रह्मवादिनी नहीं है, बहुत सारी ब्रह्मवादिनियाँ हैं जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है। अब पहली चीज़ है, एक ब्रह्मवादिनी नहीं है, और भी ब्रह्मवादिनियाँ हैं, तो उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपसे उम्मीद ये है कि आप वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में भी जानें, ठीक। क्योंकि अगर आप अपने समाज में आज भी देख रहे होंगे, शहरों में भी और यहाँ तक कि गाँवों में भी, मतलब गाँव में तो और ज़्यादा ट्रेंड है कि लड़कियों को एक हद तक पढ़ाया जाता है, उसके बाद उनकी पढ़ाई बंद कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है, या घर के कामों में लगा दिया जाता है। तो महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हो सकती थी, या होनी चाहिए, या जितनी उम्मीद की जाती है। वैसे ही वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति क्या है, कैसी है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो और वैदिक पीरियड में भी ऋग्वैदिक में स्थिति कैसी है, और लेटर वैदिक पीरियड में स्थिति कैसी है, अगर आपको सोसाइटी के इस पहलू के बारे में पता है, आपको वैदिक पीरियड की सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, आपको उस समय के सोर्सेस के बारे में पढ़ना है। 2 चीज़ें हैं, एक तो सोर्स, ब्रह्मवादिनियाँ वेद मंत्र लिख रही हैं, आपने वेदों को पढ़ा है, वेदों से क्या जानकारियाँ मिली है, तो एक तो सोर्स हो गया, और दूसरा हो गया सोसाइटी। 2 चीज़ें यहाँ से आपसे पूछी जा रही हैं। तो वे ब्रह्मवादिनियाँ जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है। और ब्रह्मवादिनियाँ कौन होती है? ब्रह्मवादिनियाँ वे स्त्रियाँ होती है जो अपने जीवन पर्यंत जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसको पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, ज्ञान के क्षेत्र में काम करती हैं, वे ब्रह्मवादिनियाँ कहलाती हैं। तो वे ब्रह्मवादिनियाँ जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की, उनमें मैत्रेयी है, घोषा है, विश्वारा है, शिक्ता है या शिखा है, इन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है। ये वे महिलाएं हैं जो अध्ययन अध्यापन का कार्य करती हैं, दर्शन चिंतन का कार्य करती हैं। ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान, और वेद या वादिनी का अर्थ होता है बोलना या विचार करना, ठीक है। तो जिन महिलाओं ने ज्ञान के बारे में बताया, ज्ञान को इंटरप्रेट किया है, या कहें कि जो लिखा है, वो महिलाएं कहलाती हैं ब्रह्मवादिनी, ठीक है। विदुषी महिलाएं आध्यात्मिक और वैदिक ज्ञान में निपुण थी। लोपामुद्रा कौन है? इस सवाल का जवाब था लोपामुद्रा, और लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी है, उन्होंने लिखे हैं वेद मंत्र, ठीक। अब महत्व क्या है? ब्रह्मवादिनियों का उल्लेख आपको बताता है कि प्रारंभिक वैदिक समाज में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक ज्ञान का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, वेद मंत्रों की रचना कर रही हैं, या कहें कि धार्मिक कार्यों में बैठने का और अपनी राय रखने का भी अधिकार है।
और ये जो अधिकार है जो ऋग्वैदिक पीरियड में महिलाओं की एक बराबरी की स्थिति को दर्शाता है। और न सिर्फ धार्मिक कार्यों में बल्कि राजनीतिक कार्यों में भी आप सभा में, समिति में, विदथ में देखेंगे महिलाओं की भागीदारी है। महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, या कहें कि महिलाओं को इस तरह का मौका दिया नहीं जाता है बल्कि उनके पास है। अगर मौका दिया जाता है तो उसका भी एक मतलब तो ये निकलेगा कि भाई पुरुष ऊपर हैं, महिलाएं नीचे हैं, उन्हें मौका दिया जा रहा है, बल्कि नहीं, बराबर की स्थिति है। और बराबर की स्थिति में आप देखेंगे कि महिलाएं अपनी बात रख रही हैं। तो वहाँ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऋग्वैदिक पीरियड की। लेकिन उसके बाद महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई। और ख़राब क्यों होती चली गई, इसके पीछे के क्या कारण हैं, आर्थिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण क्या हैं, समाज में क्या कारण रहे हैं, इन सभी चीज़ों को एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हुए आपको ध्यान रखना है। इन सवालों का जवाब आपको खोजना पड़ेगा कि इस तरह की परिस्थितियाँ बदल क्यों रही हैं। ठीक है, सभी कामों में महत्वपूर्ण भूमिका है महिलाओं की। सिलेबस में जैसे हमने बात की कि आप उस पीरियड के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर सोर्सेस के बारे में पढ़ना है, सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ना है, बदलाव हुए हैं तो क्यों बदलाव हुए हैं, कैसे बदलाव हुए हैं, इन सवालों का जवाब आपको खोजना पड़ेगा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हुए। तो यह सवाल यही सिखा रहा है आपको। ठीक, ब्रह्मवादिनी और एक शब्द और होता है सद्योवधू। ये वे महिलाएं हैं जो विवाह तक शिक्षा प्राप्त करती हैं, शादी हो जाती है। उपनयन संस्कार ब्रह्मवादिनियों का होता है और ये जीवन भर, अपने जीवन पर्यंत अध्ययन अध्यापन का कार्य करती हैं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार प्राप्त है वैदिक काल में महिलाओं को, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आई है। अब ये जो शब्द है गिरावट, सवाल है कि गिरावट है तो क्यों है। ठीक है, वैदिक काल में महिलाएं सभा समिति में भाग ले रही हैं। ठीक है, सभा समिति क्या होता है, समिति होती है एक बड़ी सभा जिसमें सारे लोग होते हैं। एक कबीला है, कबीले के सारे लोग होते हैं, मिल बैठकर फैसला लेते हैं। और फिर जो बड़े लोग होते हैं, मतलब कुछ वरिष्ठ लोग होते हैं ना, जो हम कहेंगे समाज में जिनकी थोड़ी सी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो लोग होते हैं। एक छोटी समिति होती है, वो है सभा। तो सभा एक छोटा ग्रुप है, समिति एक बड़ा ग्रुप है। बड़ा ग्रुप क्या, सभी लोग इसमें हैं और मिलजुल कर ये फैसले करते हैं। मतलब समझ लीजिए ये ग्राम सभा है समिति, और ग्राम पंचायत जो 4-5-6 लोगों की मिलकर बनी होती है वो सभा है। तो इस तरह की व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में है। वैदिक काल में स्थितियां देखो कितनी बढ़िया है कि बाल विवाह वहाँ पर नहीं है, बच्चों का विवाह नहीं करवाया जाता है, विधवा विवाह करवाया जाता है। समाज पितृसत्तात्मक है लेकिन महिलाओं की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा एवं स्वतंत्रता में कमी आई है। और सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों इस तरह का बदलाव हो रहा है हमारे समाज में, यही समझना है, यही इंसाइट लेनी है। फैक्चुअल जानकारियाँ आपको कहानियों के साथ याद रह जाएंगे, लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो आप सवालों को हल नहीं कर पाएंगे, हमारे समाज को नहीं समझ पाएंगे और जो सब्जेक्टिव आंसर है उनको नहीं लिख पाएंगे। तो सभा, समिति, विदथ, इनमें महिलाओं की काफ़ी अच्छी भूमिका है। सभा वरिष्ठ लोगों की, जो विशिष्ट लोग हैं उनकी संस्था है। समिति में सभी लोग हैं। और विदथ खास तौर पर जैसे सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो या सैन्य कार्य हो, उनसे जुड़ी जब मीटिंग होती है उसको विदथ कहा जाता है। तो इस तरह से एक सवाल आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप जानें अपने समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, कैसी है, बदलाव हुआ है तो क्यों बदलाव हुआ है। ठीक, इसके बाद है तीसरा सवाल, और तीसरे सवाल में 2 लिस्ट दी हुई हैं और 2 लिस्ट में, एक लिस्ट में है कैलेंडर्स और एक लिस्ट में है ईयर जहां से वे शुरू हुए हैं। बस इनको हमको मिलाना है। जैसे विक्रम संवत्सर कब शुरू हुआ, शक संवत्सर कब शुरू हुआ, गुप्त संवत्सर, कली संवत्सर, अब इनमें से बताना है, इनको मिलाना है और यहाँ से आपको सवाल का जवाब देना है। ठीक, अब यहाँ से जैसे जब भी कैलेंडर की बात होती है, करेंसी की बात होती है, कैपिटल की बात होती है, तो कहा जाता है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ राजा का अधिकार है। या फिर हम कहें कि जब राजा एक कैलेंडर शुरू करता है तो कोई एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, तभी जाकर उस समय से काल की गणना की जाती है। या कहें कि उस व्यक्ति का समाज में इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस है कि वहाँ से ही लोग गिनती शुरू कर देते हैं समय की, उसको रेफरेंस लेकर काम करते हैं। तो विक्रम संवत्सर की बात करें तो विक्रम संवत्सर शुरू होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो 58 ईसा पूर्व में। शक संवत्सर की बात करें तो ये 78 ईस्वी में। अच्छा, ईसा पूर्व और ईस्वी का कंसेप्ट आप अगर नहीं जानते हो तो यहाँ से पहले उसको ही समझ लेते हैं। यहाँ पर है 2026 और 2026 से पहले था 2025, 2024, 2023, 2022। तो इस तरह से 0 से शुरू किया था और 1 हुआ था, फिर 2, 3, इस तरह से हम ईयर गिन रहे हैं। तो इसको कहा जाता है ईस्वी। और इससे पहले जैसे हम आज से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, वैसे ही 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 400 साल पहले, 600 साल पहले, और इसको कहा जाता है ईसा पूर्व। तो 600 ईसा पूर्व मतलब आज से 2026 साल पहले, उसके 600 साल पहले। ठीक, तो इस तरह से आपको ईस्वी
इधर ईसा पूर्व है, इधर ईस्वी है, इसको याद रखना है। हिंदी में यहाँ पर कहा जाएगा सीई और यहाँ पर कहा जाएगा बीसी, सेंचुरी और बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो सेंचुरी सीई या बीसी आपको ध्यान में रखना है, ईस्वी ईसा पूर्व ध्यान में। गुप्त संवत्सर की बात करें तो गुप्त संवत्सर में ये शुरू हुआ है गुप्त काल में 320 ईस्वी में, और कली संवत्सर शुरू हुआ है हिंदू परंपरा में। माना जाता है कि यहाँ से कलयुग की शुरुआत हुई है 3102 ईसा पूर्व में, और कहा जाता है कि इसी दिन, मतलब जब ये शायद कहा जाता है 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व, इस दिन भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ा था, तो यहाँ से उस समय की गणना की जाती है। रही बात 248 ईस्वी की, तो इसे कहा जाता है कलचुरी कैलेंडर, और यहाँ से 248 से इसकी शुरुआत होती है। ठीक, कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। ठीक है, विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व, शक युग 78 ईस्वी, कलचुरी 248, और गुप्त काल 320 ईस्वी, और हर्ष काल 606 ईस्वी से शुरू होता है। कली संवत्सर को हिंदू परंपरा में माना जाता है कि ये जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उसमें जो चौथा और अंतिम युग है वहाँ से शुरू होता है, और 8 फरवरी 3102 ईसा पूर्व को आधी रात से माना जाता है भगवान कृष्ण ने पृथ्वी लोक को छोड़ा था, वैकुंठ की तरफ गमन कर गए थे, ये मान्यता है। विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ है। क्यों शुरू हुआ है? एक राजा हुआ करते थे उज्जैन के, विक्रमादित्य। हमारे समाज में एक परंपरा है, भारत में एक परंपरा रही है, जिस भी शासक ने किसी विदेशी शासक को हराया है उसको विक्रमादित्य कहा जाता है। और ऐसे कई सारे विक्रमादित्य हैं हमारे इतिहास में, आप देखेंगे 7-8 मिल जाएंगे। और ये 58 ईसा पूर्व वाले उज्जैन के राजा हैं जिन्होंने शकों को हराया था, और तब से 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। शक युग की शुरुआत अब किसने की है? कनिष्क ने की है या शालिवाहन ने की है, लेकिन कुषाणों ने की है, और वहाँ से इसे चलाया जा रहा है 78 ईस्वी से। कलचुरी की बात करें तो 248 ईस्वी से शुरू हुई है, कलचुरी जो राजवंश है वहाँ से शुरू हुई है, तो ये 248 वाला है। गुप्त काल में 320 ईस्वी से, जब राजा चंद्रगुप्त प्रथम थे, उस समय से भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है, चूँकि गुप्त काल को इसलिए ज़रूरी है। और हर्ष काल की बात करें तो 606 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई है। हर्ष ने एक लंबे पीरियड के बाद, गुप्त शासन खत्म हो जाता है, गुप्त काल का मतलब गुप्त जो डायनेस्टी उसका पतन हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में जो भारत है वो टूट चुका था। उसके बाद हर्ष ने उत्तर भारत में एक राजनीतिक एकता प्रदान की, पूरे देश में, मतलब उत्तर भारत वाले इलाके में, इतने बड़े इलाके में एक शासन स्थापित किया। इसलिए हर्ष का जो काल है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और 606 से इस कैलेंडर की शुरुआत हुई है। आपको ये कहाँ मिल जाएंगे? सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, जब आप विदेशी आक्रांताओं के बारे में पढ़ेंगे तब भी मिल जाएंगे, आप सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे तब भी मिल जाएंगे, कल्चर के बारे में पढ़ेंगे तब भी मिल जाएंगे, काल गणना, तिथियों का अध्ययन, इन सभी चीज़ों के बारे में, कैलेंडर्स और संस्कृति, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और आप अगर खुद भी कैलेंडर देखते होंगे, है ना, तब भी इन सभी चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास अगर आप देखते होंगे इन कैलेंडर्स को, या विक्रम संवत्सर को अक्सर आपने सुना होगा, हालांकि वो राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं है हमारा, राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में अक्सर कंफ्यूज किया जाता है, ये है शक संवत्सर। लेकिन जब आप देखते हैं तो आपके पास एक क्यूरियोसिटी तो होनी ही चाहिए कि इनकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई है। तो ठीक है, एक अवेयरनेस के लिए भी आपको इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक, भारत में जो काल गणना है वो लूनी सोलर प्रणाली पर आधारित है। लूनी सोलर प्रणाली क्या होता है? लूनार यानी होता है चंद्रमा, और सोलर यानी होता है सूर्य। तो दोनों की गति किस तरह से पृथ्वी के आसपास ये गति करते हैं, उसके आधार पर कैलेंडर्स या काल गणना की जाती है। और भारत में जो पंचांग है, भारतीय जो पंचांग है, उसके 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। अगर आप इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से सीख सकते हैं जो इनके बारे में काफ़ी गहराई से जानता हो। तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इनके बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। भारत के इतिहास में कुछ किताबें भी हैं, जैसे सूर्य सिद्धांत या पंच सिद्धांतिका, जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। जो बरामिहिर है उन्होंने लिखा था पंच सिद्धांतिका। ठीक, शक संवत की शुरुआत मानी जाती है 78 ईस्वी से, भारत का राष्ट्रीय पंचांग माना जाता है, और इसको अपनाने की सिफारिश की थी कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने, 1952 में बनी थी। 1957 से शक संवत्सर को
भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है। और इसके अध्यक्ष थे मेघनाथ शाह और इन्होंने इसकी रिकमेंडेशन की थी, उसके बाद ये लागू हुआ था। यूपीएससी के लिए ज़रूरी फैक्ट क्या हो सकते हैं कि संवत का उपयोग किया जाता है तिथि निर्धारण के लिए। ठीक, मतलब डेट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हम सब जानते हैं कि अगर बगैर डेट के अगर हम काम करने जाएंगे तो हो सकता है कि काम हो ही ना पाए। इसलिए सभी के कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी है, रेफरेंस के लिए ज़रूरी है कि आप तिथि, समय, ये सारी चीज़ों की गणना करें। तो संवत्सर का प्रयोग आपको अशोक के अभिलेखों में तो नहीं मिलता है, क्योंकि अशोक के अभिलेखों में उस समय का कोई कैलेंडर ही नहीं मिला है। 58 ईसा पूर्व का मिला है हमारे पास जो विक्रम संवत्सर है वो मिला है। हालांकि कली संवत्सर है हमारे पास पुराना, लेकिन अशोक के अभिलेखों में डेट नहीं लिखी हुई है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। गुप्तोत्तर काल में अभिलेखों में संवत का प्रयोग अधिक बढ़ा है। तो संवत का प्रयोग यहाँ गुप्तोत्तर काल में, गुप्त साम्राज्य के पतन या खत्म होने के बाद। ठीक है, ताम्रपत्र शिलालेखों में राजा, संवत तिथि और बाकी जो दान का उल्लेख है उनको लिखा करते थे, ताकि जो जानकारियाँ हैं वो जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा आसानी से समझ आ सके। या कहें कि जब राजा अपने ही संवत के बारे में या अपने ही संवत को लिख रहा होता है तो वो लोगों को और भी ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करता है, या कहें कि अपने आप को और ज़्यादा प्रभावशील बनाने की कोशिश भी करता है। तो हमने ये चीज़ें देख चुकी हैं कि ये 5 भाग होते हैं। जो शक संवत है वो राष्ट्रीय कैलेंडर है, विक्रम संवत नहीं है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देख चुके हैं हम लोग। और ये जो फैक्चुअल जानकारियां हैं आपको यहाँ से पढ़कर ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम में इस तरह के स्टेटमेंट्स बन सकते हैं, जैसे कि भारत का संवत, शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है, तो है क्या? हाँ है। विक्रम संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से हुई है? नहीं, 58 ईसा पूर्व से हुई है। कलचुरी संवत को छेदी संवत भी कहा जाता है, कहा जाता है। गुप्त संवत का संबंध चंद्रगुप्त प्रथम से है। अब यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं, प्रथम से द्वितीय से है, क्योंकि द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना है प्रथम से है। राष्ट्रीय पंचांग 1957 से लागू हुआ है। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ें हैं सभी हम पढ़ ही चुके हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जब आप एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसके आसपास की चीज़ों के बारे में भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ देख लेना चाहिए, ताकि जो दूसरे सवाल हैं, अगर इसी तरह का सवाल फिर से एग्ज़ाम में बनेगा तो हमें उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, गुप्त काल में जो नाटक लिखे गए हैं उनमें स्त्री और शूद्र बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, प्राकृत बोलते हैं, पाली बोलते हैं, सौरसेनी बोलते हैं। अब भाई साहब कौन क्या बोल रहा है हमें उससे क्या लेना देना है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि किसी की बोली, किसी की भाषा, किसी के बोलने का तरीका उस व्यक्ति के बारे में बहुत सारी जानकारियां दे देता है। आपको पता चलेगा, कोई अगर मुंह खोलेगा तो पता चलेगा कि उसने शिक्षा कितनी प्राप्त की है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसे बात करते हुए आती है या नहीं आती है, किस तरह से कम्युनिकेट करता है, उसमें संस्कार हैं या नहीं है, है ना। उसकी आर्थिक स्थिति भी पता चल जाती है कभी कभी कि किसी की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो ये सारी जानकारियाँ किसी की बोली, किसी भाषा से पता चलती है। मतलब क्या हुआ कि किसी समाज में यहाँ पर स्त्री और शूद्र की जो बोली है उससे हमें पता चलेगा कि उसकी क्या स्थिति है समाज में, इन दोनों को शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, समाज में इनका सम्मान कितना है, ये चीज़ें आपको यहाँ से, जब आप गुप्त काल पढ़ेंगे, गुप्त काल में स्त्रियाँ या शूद्र जो हैं उनकी स्थिति कैसी है, उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर संस्कृत नाटक यानी कालिदास के नाटक हैं, और कालिदास के नाटकों में महिला और शूद्र बोल रहे हैं प्राकृत जो भाषा है या बोली है, पूरे जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है भारत, नॉर्थ इंडिया वाला, वहाँ पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग रीजनल बोली बोली जा रही है। पहले संस्कृत से, क्योंकि भाषा की एक आदत होती है, भाषा का सरलीकरण हमेशा लोग करने की कोशिश करते हैं और भाषाएं सरल होती चली जाती हैं। संस्कृत में बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कहें कि संस्कृत एक जटिल भाषा है, और जो लोग होते हैं फिर भाषाओं को सरल करना शुरू करते हैं। जैसे हम व्हाट्सअप ही देखें, व्हाट्सअप में भी हमने हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू, इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म बना लिया है। तो भाषा को हमेशा से लोग सरल करते हुए चलते हैं। इसी तरह से संस्कृत से अलग अलग इलाकों में अलग अलग बोलियां बनी। इन्हीं बोलियों को कलेक्टिव रूप से कहा जाता है प्राकृत, और ये जो प्राकृत है वो बोलते थे स्त्री और शूद्र। और स्त्री और शूद्र जो हैं उनकी स्थिति यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अगर राजा या विद्वान या धनी लोग संस्कृत बोल रहे हैं तो ये लोग प्राकृत बोल रहे हैं। मतलब आज भी हमारे समाज में देखें तो कुछ लोग एलिट लोग हैं जो बोलते हैं इंग्लिश, उसके बाद हम देखते हैं शुद्ध हिंदी वाले हैं, फिर हम देखते हैं कि रीजनल बोलियां हैं, और इन सभी के बारे में इनकी
बोली भाषा से पता चलता है कि इनकी स्थिति कैसी है। उसी तरह गुप्त काल में समाज में जो स्त्रियां और शूद्र हैं उनकी स्थिति कैसी है आपको यहाँ से पता चल जाएगा। राजा विद्वान बोल रहे हैं संस्कृत, महिलाएं शूद्र बोल रही हैं प्राकृत। प्राकृत क्या है? प्राकृत अलग अलग बोलियों की जो कलेक्टिव रूप है उसको हम प्राकृत कह रहे हैं। और ये जो प्राकृत है आज की जो भाषा है उनकी जननी है, जैसे हिंदी की, मराठी की, बंगाली की, पंजाबी की, सिंधी की, प्राकृत से ही निकली है सारी भाषाएं। और प्राकृत आई है संस्कृत से। कैसे निकली है अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। इसके अलावा जो पहले जो सवाल है उसका जो कोर कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं कि जो संस्कृत बोलते थे, प्राकृत बोलते थे और समाज की स्थिति हमें समझ आ रही है। कालिदास के नाटकों में हम देख रहे हैं कि इस तरह का, और कालिदास खुद दिखा रहे हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। कालिदास बताना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में स्थितियाँ कुछ इस तरह की हैं, और दूसरी चीज़ है कि लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हों, उनकी बोली में, उनकी भाषा में अगर बात करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ें हैं, ठीक। तो जब भी आप सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको ये जो जानकारी है वो मिल जाएगी, ठीक। प्राकृत की बात करें तो प्राकृत संस्कृत से विकसित हुई, ठीक है। जो जनभाषाएं हैं उनका एक समूह है, आम जनता की बोली है। संस्कृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की जो कड़ी रही है वो रही है प्राकृत। और अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार की प्राकृत बोली जाती थी, जैसे सौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी, अर्धमागधी और पैशाची। और फिर इन्हीं से इनके इलाकों में जो आज की भाषाएं हैं वो निकली हैं, जैसे कि सौरसेनी से हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी और पश्चिम पहाड़ी, जो मतलब जो हिमाचल या उत्तराखंड वाले जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो बोली जाती है वो है। महाराष्ट्री प्राकृत से मराठी कोंकणी निकली है। अर्धमागधी से जो आपका उत्तर प्रदेश वाले कुछ इलाके हैं, साथ में जो छत्तीसगढ़ी वाले जो मतलब छत्तीसगढ़ी बोलने वाला जो इलाका है, मतलब छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो निकली है आपकी अर्धमागधी से। और मागधी से निकली है आपकी जो बिहार में और बंगाल, असमिया, उड़िया जो भाषा हैं वो निकली हैं। पैशाची से सिंधी निकली है। और अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है तो वहाँ पर भी आपको सबसे पहले ये पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भाषा, प्राकृत भाषा कोई एक भाषा नहीं है बल्कि भाषाओं का समूह है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और आपको ये जो प्राकृत है वो कहाँ पर मिल रही है? प्राकृत मिल रही है आपको जैन और बौद्ध ग्रंथों में, क्योंकि जैन और बौद्ध ग्रंथों ने एक तो वेदों का विरोध किया है, संस्कृत का भी विरोध किया है, और इन्होंने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए उनकी भाषा में चीज़ें को लिखा है ताकि लोग पढ़ सकें, समझ सकें और कनेक्ट कर सकें। और यही कारण है कि एक समय था जब बौद्ध धर्म भारत में, इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया था, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी था, ठीक है। तो इस तरह से भाषाएँ बनती हैं, बदलती हैं, और ये जो चेंज है वो निरंतर होता रहता है। तो संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से आपकी अपभ्रंश, अपभ्रंश से अबहट, अबहट से जो पुरानी हिंदी है, नई हिंदी है, इस तरह से ये बदलाव होता आया है। तो इस सवाल ने हमें बताया कि किसी की जो सामाजिक स्थिति है किसी पीरियड में वो कैसी है, उसके बारे में पढ़ते हुए आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ये कंसेप्ट है आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और महिला और शूद्र की स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? किसकी स्थिति अच्छी नहीं होती है? जो गरीब होता है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, ठीक। तो शिक्षा नहीं है, गरीब है, बेरोजगार है, मजदूरी करता है, इस तरह के लोग हो सकते हैं जिनकी स्थितियाँ उतनी ज़्यादा अच्छी ना हो हमारे समाज में, और आज भी ऐसा ही है। तो इसको, आज के समाज को समझने के लिए भी ये चीज़ें हैं। इतिहास काफ़ी कुछ सिखा देगा हमें आज के बारे में भी। आज की चीज़ों को देखकर हम इंटरप्रेट कर पाएंगे इतिहास का रेफरेंस लेकर कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। 5वां सवाल है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है, नाम अशोक का शिलालेखों में क्या है? क्या लिख रहा है अशोक अपने आप को, या लिखवा रहा है शिलालेखों में? अब यहाँ पर सवाल क्या है कि अशोक शिलालेख क्यों लिखवा रहा है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, ज़रूरत क्या पड़ गई शिलालेखों की, है ना। और फिर लिखवा रहा है तो अशोक क्यों नहीं लिखवाया, दूसरे नाम क्यों लिखवाए? अब इन सभी चीज़ों को जब आप हिस्ट्री में सोर्सेस के बारे में पढ़ें तो शिलालेख मिल जाएंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बौद्ध धर्म को देखेंगे तब भी इन चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ से बहुत सारी लेयर्स होती हैं। एक सवाल सिर्फ एक टॉपिक से नहीं आता है, एक सवाल कई सारे टॉपिक से आता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक सवाल कई सारे सब्जेक्ट से आए। तो यहाँ पर सिलेबस में कोई चीज़ फिक्स नहीं है, सवाल जो है कहीं एक जगह से फिक्स नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ के कई पहलू हैं और सारे पहलुओं को आपको सिलेबस पढ़ते हुए, आपकी किताब पढ़ते हुए, टीचर से पढ़ते हुए आपको कनेक्ट करते हुए चलना है, ठीक। रही बात अशोक की, तो अशोक अपने शिलालेखों में लिखवा रहा है, एक तो लिखवा रहा है
देवानाम पियदस्सी, देवानाम पी और पियदस्सी। तो देवानाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय, देवानाम प्रिय देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी सभी को प्रेम की नज़र से देखने वाला। ठीक, अब यहाँ पर अशोक, एक तो अशोक की एक इमेज बनती है, देवानाम प्रिय, भाई देवताओं ने भेजा है शासन करने के लिए, लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं कि देवताओं ने भेजा है, एक ऐसा राजा, उसकी आज्ञा का पालन करना है। तो अशोक ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव जनता में जमा पा रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अशोक यहाँ पर अशोक ने एक बड़ा शासन स्थापित किया है और यहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की भी डाइवर्सिटी है और सभी को एक भारत में एक सूत्र में बांध कर रखना है। इसके लिए भी यहाँ पर ये मैसेजिंग कर रहा है, मैसेज दे रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब मोरालिटी सबसे बड़ी चीज़ है, धर्मों से भी बड़ी चीज़ मोरालिटी है और जब आप मोरल पे रहेंगे तो आप झगड़ा नहीं करेंगे। इस तरह के झगड़ों को रोकने के लिए, एकता के सूत्र में बांधने के लिए, शासन को मजबूत करने के लिए, अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि अशोक जब राजा बनता है तो अपने ही परिवार के, अपने ही भाइयों का विरोध करके, उनसे लड़ के राजा बन रहा है, तो लोगों में उसका एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैसेज जनता में कैसे जाएगा, तो वो शिलालेखों से जाएगा। ठीक, फिर इतिहास के लिए सोर्स भी है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अशोक ने यहाँ पर लिखवाई हैं, की है, क्यों की है। ठीक, प्रियदर्शी जो सबको प्रेम से देखता हो, दयाक दृष्टि से देखता हो, दयालु शासक, मानवीय स्वभाव वाला। देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, ये भी शब्द है। देवानाम प्रिय प्रियदस्सी, देवताओं का प्रिय है, सम्मानजनक उपाधि है, देवताओं का प्रिय दयालु राजा है। इतिहासकारों को पहले नहीं पता था कि ये कौन है, लेकिन जब जेम्स प्रिंसेप ने, जो दिल्ली में एक पिलर है आपकी जो कुतुब मीनार है उसके परिसर में, तो वहाँ पर जेम्स प्रिंसेप ने जो ब्राह्मी लिपि है, प्राकृत भाषा है, उसको पढ़ा और उसके बाद पता चला कि ये जो देवानाम पियदस्सी है वो है अशोक। ठीक है, अब यहाँ से जानकारी मिल जाएंगे हमें मौर्य प्रशासन के बारे में। देखो, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिल रही है। अगर आप आज की तारीख में देखेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री लोगों से कनेक्ट करने के लिए रेडियो पर बात करते हैं। उस समय रेडियो तो था नहीं, वरना अशोक रेडियो पर बात कर रहा होता। ठीक, धम्म की नीति का प्रचार करना है। अब ये जो धम्म की नीति है वो अशोक की नीति है और अशोक मोरालिटी को सबसे ऊपर रखते हुए लोगों को मैसेज दे रहा है कि मोरल लाइफ बितानी है, भाई हिंसा नहीं करनी है, झगड़े नहीं करने हैं, दूसरे धर्म की बुराई नहीं करनी है, सभी का सम्मान करना है, माता पिता गुरुओं का सम्मान करना है, दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान करना है। क्यों कह रहा है? क्योंकि लड़ाई झगड़ों को बंद करना है, शांति स्थापित करनी है, पब्लिक ऑर्डर यहाँ पर स्थापित करना है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, ये भी एक, क्योंकि बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने, तो ये भी एक इनका उद्देश्य हो सकता है। जनता के प्रति राज्य की नीति क्या है ये भी हमें पता चलता है, और नैतिक शासन स्थापित करना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल रही हैं। सिलेबस में मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य काल में सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। एक तरफ हो गए सोर्सेस, दूसरी तरफ हो गए मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, आपके जो पिलर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, मतलब आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, तब भी आपको मिल जाएंगे। फिर शिलालेख के बारे में, अभिलेख की परंपरा के बारे में, मौर्य साम्राज्य, धर्म नीति, प्रशासन और शासन व्यवस्था के बारे में, मौर्य उस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में, ब्राह्मी लिपि, स्तंभलेख, शिलालेख, प्राचीन भारत, इन सभी चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक, बात करें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों की, तो ये जो लिपियां हैं उस समय, अच्छा यहाँ से ये पता चल रहा है कि किस तरह की डाइवर्सिटी है भारत में। कुछ इलाकों में ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, कहीं पर खरोष्टी में लिखा हुआ है, कहीं पर अरामाइक में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, भले ही भाषा प्राकृत हो या दूसरी भाषा में भी हो, तो यहाँ पर भाषाई विविधता भी है। और ब्राह्मी लिपि, आज की जो लिपि है जैसे देवनागरी, जो ये सब कुछ लिखा हुआ है वो ब्राह्मी से निकला हुआ है और इसको लिखा जाता है यहाँ से यहाँ। ठीक है, उल्टे हाथ से शुरू करते हैं सीधे हाथ की तरफ। वैसे ही खरोष्टी उल्टा चलती है, इससे ये चलती है सीधे से उल्टे हाथ की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, दायां यानी सीधा, बायां यानी उल्टा। ब्राह्मी चलती है बाएं से दाएं, खरोष्टी चलती है दाएं से बाएं। ठीक, और खरोष्टी के ऊपर ये जो अरामाइक लिपि है उसका प्रभाव है। खरोष्टी आपको देखने को कहाँ मिलेगी? आज का जो अफगानिस्तान वाला इलाका है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और ब्राह्मी लिपि बाकी जगहों पर देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले इलाके में, नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में, क्योंकि ये जो इलाके थे उस समय साम्राज्य का हिस्सा थे, मौर्य साम्राज्य का, तो उन्होंने वहाँ तक भी लिखा है। और अभी अपना जो अशोक के अभिलेख हैं उनको देखें तो हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक तो है मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स और केव इंस्क्रिप्शंस। तो जब भी हम देखेंगे
आपको कहीं पर एक सवाल में ये देख लेंगे, दूसरे सवाल में ये देख लेंगे, कहीं पर ये देख लेंगे, कहीं पर ये देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी सिलेबस में जो लिखी हुई हैं वो होती हुई चलेंगी, ठीक। फिर अशोक और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थर्ड बौद्ध संगति जो हुई थी वो इनके शासनकाल में हुई थी, याद रखना है। उसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। फिर इन्होंने अपने पुत्र पुत्री जो संगमित्रा थी, महिंद्रा और संगमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए भी भेजा है, ये भी है। और अक्सर कहा जाता है, अशोक की आलोचना की जाती है कि जब अशोक ने हथियार छोड़े हैं उसके बाद से शासन कमज़ोर हुआ तो विदेशी आक्रमण हुए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी काउंटर किया जाता है कि अशोक ने भले ही शासन छोड़ा लेकिन सेना भंग नहीं की। सेना वैसी की वैसी है, प्रशासनिक व्यवस्था वैसी की वैसी है। और अशोक ने ये जो हथियार छोड़ा है वो एक मैसेज दे रहा है कि पूरे भारत को तो जीत लिया, उसके बाद युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है। भारत के अलावा जो आसपास के इलाके हैं, जो आज की तारीख में दूसरे देश हैं, वहाँ तक, अफगानिस्तान तक शासन है। तो यहाँ पर लोगों को मैसेज देना है कि भाई हिंसा नहीं करनी है, पूरा एक राज है, पूरा एक शासन है, पूरा पॉलिटिकल यूनिटी है, और उसमें बांधने के लिए, मैसेज देने के लिए ये सारी चीज़ें की हैं। तो अपनी अपनी जो इंटरप्रिटेशन है वो है। इतिहासकार अलग अलग चीज़ें इंटरप्रेट करते हैं, अलग अलग व्याख्याएं करते हैं। तो आपको सभी के बारे में पढ़ना है जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में इतिहास में, तो ठीक है। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं नहीं, बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये बात गलत है। अशोक ने के जो अभिलेख हैं मुख्यतः संस्कृत में तो लिखे ही नहीं, ठीक है। मस्की अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। मस्की में अशोक का नाम अशोक ही है। मस्की और गुर्जरा दो चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर अशोक का नाम अशोक ही लिखा हुआ है। और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को डेसिफर किया, उसने पढ़ा, तब हमें इतिहास की जो छिपी हुई, जो पता नहीं चली हुई जानकारियाँ मिलती हैं। और ऐसे ही जानकारियाँ आपको देखने को मिलेगी जब आप इतिहास पढ़ेंगे। तो आप इतिहास को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखेंगे: हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो वाला पीरियड है जहाँ पर लोग लिखना पढ़ना नहीं सीखे थे, उन्होंने कुछ लिखा पढ़ा नहीं है और ये जानकारी हमको मिलती भी नहीं। जैसे कि आपका पाषाण काल की बात करें तो वो उस समय कौन लिखता पढ़ता था, उन्होंने लिखना पढ़ना सीखा ही नहीं था। लेकिन जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है, लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो लिखा है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको कहेंगे प्रोटो हिस्ट्री। और अगर लिखा है, हम पढ़ भी पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसको कहेंगे हिस्ट्री। तो यहाँ से जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को जब तक नहीं पढ़ा था तब तक हमें जानकारियाँ नहीं मिली थी। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को डेसिफर किया, उसके बारे में बहुत सारी छिपी हुई जानकारियाँ मिलने लगी। इसके बाद है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिया शब्द द्योतक था। अब यवन प्रिया, सीधी सी बात है, आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना ही होगा, नहीं भी सुना होगा तो आप आज जानी जाएंगे इसकी कहानी भी कि काली मिर्ची को कहा जाता था। तो काली मिर्ची का व्यापार होता था और सबसे ज़रूरी काली मिर्च नहीं है, सबसे ज़रूरी है व्यापार। व्यापार होगा, हम चीज़ें बेचेंगे, हमें मिलेगा पैसा। उस समय तो डॉलर की व्यवस्था थी नहीं, डॉलराइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, या अमेरिका कोई वर्चस्व नहीं था। उस समय वर्चस्व था सोने का। तो सोना और चांदी वहाँ से आता था, यहाँ से काली मिर्च जाती थी, यहाँ से हाथी दांत जाते थे, यहाँ से दूसरी जो चीज़ें हैं वो जाती थी, उनका व्यापार होता था। और भारत में ये जब व्यापार हो रहा है, कब व्यापार हो रहा है? मौर्य काल खत्म हुआ है, आपका जो गुप्त काल शुरू हुआ है, उसके बीच का जो पीरियड है काफ़ी ज़्यादा व्यापार यहाँ पर हुआ है, ठीक है। मतलब मौर्य और गुप्तों के बीच की बात है। और कब हुआ है? जब आपका जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है वहाँ पर कनिष्क का या कहें कुषाणों का शासन है, उस समय व्यापार हो रहा है। जो सिल्क रूट है उससे व्यापार हो रहा है और उसका फ़ायदा भारत को मिल रहा है, पैसा आ रहा है। फर्स्ट सेंचुरी में जो मानसून की खोज है वो भी हो गई है, समुद्री व्यापार भी शुरू हो गया है। और इस तरह से भारत को काफ़ी ज़्यादा धनवान इस व्यापार ने बनाया है, काली मिर्च के व्यापार ने और दूसरी चीज़ों के व्यापार ने। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे गुप्त काल की शुरुआत होती है, व्यापार धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि रोमन्स को समझ आ रहा है कि हमारा जो पैसा है, हमारा जो सोना चांदी है वो भारत जा रहा है, और उन्होंने व्यापार को कम किया है। उसके बाद आप देखेंगे कि सिक्कों में मिलावट है, तांबे के सिक्के शुरू हुए हैं। इस तरह से आपको अर्थव्यवस्था में चीज़ें दिखाई देना शुरू होंगी। और आप जब एंशिएंट हिस्ट्री क्लास में पढ़ेंगे या बुक पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक, कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। यवन प्रिय मतलब यवन यानी जो यूनानी थे उनको यवन कहा जाता है, और बाद में सभी विदेशियों के लिए यवन शब्द का ही प्रयोग किया जाने लगा। प्रिय यानी फेवरेट, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी BCE से लेकर थर्ड सेंचुरी के बीच में
काफ़ी ज़्यादा व्यापार हुआ है भारत और रोम साम्राज्य के बीच में, और मालाबार तट से भी व्यापार हुआ है, और जो ज़मीनी रास्ता उससे भी व्यापार हुआ है। किन किन चीज़ों का व्यापार हुआ है? रोमन व्यापारी भारत आते थे, काली मिर्च, मसाले, मोती, रेशम ये चीज़ें खरीदते थे, भारत को देते थे सोना चांदी और चले जाते थे। ठीक है, उस समय चोल, चेरा और पांड्या डायनेस्टी वहाँ पर थी। दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा व्यापार हुआ है। कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेन सी, ये एक नाविक ने लिखी है, एक नाविक व्यापारी, सेलर व्यापारी, उसने लिखी है, और उसने बेस व्यापार की जानकारी दी है। कुछ जानकारियाँ यहाँ पर भी मिली है। प्लिनी की जो प्लिनी द एल्डर सिर्फ एक ही है, ने भी भारत के से जो व्यापार होता था उसकी जानकारी दी है। तो सोना भारत से बाहर, रोम से सोना भारत आ रहा था, और भारत को काफ़ी ज़्यादा इस व्यापार का फ़ायदा मिल रहा था। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? अगर आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि भाई साहब तेल को बचाओ, खाने के तेल को बचाओ, जलाने के तेल को बचाओ, फ्यूल बचाओ, गैस बचाओ, अब ये जो सारी चीज़ें, सोना मत खरीदो, ये जो सारी चीज़ें, इससे हमारे देश की मुद्रा देश से बाहर चली जाती है। ठीक, मतलब हमें विदेश से कोई चीज़ खरीदनी है, डॉलर में खरीदते हैं। डॉलर हमें मिलेगा कहाँ से? डॉलर हमें मिलेगा हमारे यहाँ बनी चीज़ों को बेचकर, मतलब एक्सपोर्ट करके। लेकिन हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, ऐसे में हमें नुकसान होता है, रुपए की कीमत गिरती चली जाती है। और इस स्थिति में उस समय का रोमन साम्राज्य भी हुआ करता होगा। तो आज की सिचुएशन से हम उस समय की सिचुएशन कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले करनी है, व्यापार करना है तो हमें एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, डॉलर कमाने होंगे, फिर डॉलर से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह की स्थिति का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं। वैसी स्थिति रोमन साम्राज्य में भी उस समय हुई होगी। रोम हमें सोना चांदी दे जाते थे, और क्या क्या लेके जाते थे? मोती ले जाते थे, रेशम ले जाते थे, काली मिर्च ले जाते थे, लेकिन उन्हें एक बड़ा नुकसान होता था। भारत और रोमन साम्राज्य का व्यापार जो है वो 1st सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी के बीच में हुआ है। भारत और रोमन समुद्र व्यापार अपने चरम पर था, और व्यापार का रूट क्या था? यहाँ से अरब सागर, लाल सागर से भूमध्य सागर, और जो रास्ता आज आप भी देखते हैं, लेकिन उस समय स्वेज कैनाल नहीं थी। तो स्वेज कैनाल नहीं थी, और जो अपना जो भूमध्य सागर है, फिर ज़मीनी रास्ते पर, फिर लाल सागर, और फिर अरब सागर। तो यहाँ पर बीच में ज़मीनी रास्तों का उपयोग किया जाता था। प्रमुख निर्यात की गई चीज़ें थी काली मिर्च, मसाले, मोती, रेशम, हाथी दांत, और आयात की गई चीज़ थी सोना, चांदी, शराब, कांच के बर्तन और धातु की चीज़ें। ठीक, और ये जो समुद्री व्यापार शुरू हुआ है, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका है मानसूनी पवनों की। व्यापारियों ने, या वहाँ के लोगों ने, या भारत के व्यापारियों ने इसके पैटर्न को समझा कि जो 6 महीने हवाएं हैं भारत से दूर चलती हैं, 6 महीने भारत की तरफ चलती हैं, और इसका फ़ायदा उठाकर अरब से जो जहाज़ है वो भारत आता था, और फिर वहीं से वापस चला जाता था। जब आपकी तरफ हवाएं चलना शुरू होती हैं मई जून में, और मई जून में आप देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट मानसून आता है, नॉर्थ वेस्ट से हवाएं आती हैं, और भारत मतलब समुद्र से ज़मीन की तरफ हवाएं चलती हैं। और फिर जब नॉर्थ वेस्ट मानसून लौट रहा होता है, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून चल रहा होता है, तो हवाएं भारत से समुद्र की तरफ चल रही होती हैं। तो इसका फ़ायदा उठाकर यात्रा की जा सकती है। और देखें तो काफ़ी ज़्यादा निर्यात पर आधारित थी भारत की अर्थव्यवस्था, विशेषकर मसाले, रत्न और काली मिर्च वगैरह। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था भारत, और भारत को बड़ी मात्रा में इससे पैसा मिला है, सोना चांदी मिला है। और यही कारण है कि भारत को उस समय सोने की चिड़िया, मतलब जब इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय को इस तरह से इंटरप्रेट करके पढ़ाया जाता है। यवन प्रिय शब्द काली मिर्च का उपयोग होता था, ठीक, काली मिर्च के लिए उपयोग होता था, ठीक है। यवन शब्द केवल भारतीय राजाओं के लिए प्रयोग होता नहीं सर, यवन शब्द जो है विदेशियों के लिए यूज़ होता था। भारत रोम व्यापार 1st सेंचुरी BCE से लेकर 3rd सेंचुरी तक चरम पर था, ठीक है। इसके अलावा मालाबार तट मसाला व्यापार का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेन सी भारतीय ग्रंथ है, नहीं है। एक व्यापारी, एक नाविक था, अपने कहाँ का अपने ग्रीक था, उसने लिखी थी, ठीक है। अगला सवाल है कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब यहाँ पर सवाल है कि किसने किया था, अणुव्रत सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो अणुव्रत सिद्धांत, इसके अलावा भी कोई सिद्धांत है क्या? तो अणुव्रत सिद्धांत हो सकता है और महाव्रत सिद्धांत हो सकता है, ठीक। तो अणुव्रत सिद्धांत, महाव्रत सिद्धांत, हुआ क्या है कि जब जैन परंपरा शुरू हुई, आंसर है जैन धर्म ने, तो जैन परंपरा शुरू हुई तो कुछ नियम बनाए गए, इन नियमों को कहा गया व्रत, ठीक है। अब इन व्रत को, इन नियमों को कौन कितनी
कितनी कठोरता से मान रहा है, इसके आधार पर इनको अणुव्रत या महाव्रत कहा जाता है। मतलब सारे लोग तो सारे सिद्धांतों को या सारे नियमों को बहुत ज़्यादा कठोर तरीके से मान नहीं सकते हैं, क्योंकि सारे लोग संन्यास भी नहीं ले सकते हैं, सारे लोग गृहस्थ जीवन को छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो जिन लोगों ने, जो संत है जिन्होंने गृहस्थी को त्याग दिया है, वे कठोरता से इन नियमों का पालन करेंगे। और जो लोग गृहस्थ होकर भी जैन परंपरा को मानते हैं, वो थोड़े लचीलेपन के साथ, उनको कुछ छूट मिल गई है इन नियमों को मानने के लिए। तो जो लोग साधु हैं, जो लोग सन्यासी हैं, वे महाव्रत यानी कठोरता से इन नियमों का पालन करेंगे। और जो लोग गृहस्थ हैं अभी भी, वे अणुव्रत सिद्धांत का पालन करेंगे, कुछ लचीलेपन के साथ इन नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, तो अहिंसा नहीं करनी है, किसी भी जीव को हिंसा नहीं पहुंचाना है। लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं, आप इस संसार में जी रहे हैं, या कहें कि किसानी कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं हिंसा करनी पड़ेगी। सत्य बोलना है, लेकिन कभी कभी असत्य बोलने की सिचुएशन भी बन जाती, नौबत आ जाती है। अस्त्य चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य, संयम जीवन, इंद्रिय संयम, शुद्ध जीवन जीना है, अपरिग्रह, चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठी नहीं करनी है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये आपको नियम पालन करना है। यही भी नियम है। अगर कोई कठोरता से नियम पालन करता है तो महाव्रत, और गृहस्थ लोग इन नियमों का पालन करते हैं तो अणुव्रत कहा जाता है। ठीक, इसके बाद गृहस्थों के लिए कुछ सरल रूप है और दैनिक जीवन के अनुसार उन्हें पालन करना होता है। तो पूर्ण अहिंसा तो संभव नहीं है इसलिए गृहस्थ कम से कम हिंसा का पालन करना होगा। इस तरह की छूट दी गई है। और यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या है, जैसे कि हमने बात की, जब लेटर वैदिक पीरियड के बाद एक बार फिर से जब साम्राज्य बनने शुरू हो रहे हैं, एक अर्बनाइजेशन की तरफ फिर से हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है वो बढ़ रहा है, उस समय हम देखेंगे कि महावीर और गौतम हमारे समाज में फैली बुराइयों, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे समाज में लोगों को परेशान कर रही हैं, उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके सॉल्यूशन दिए हैं। इन्होंने आंदोलन चलाए हैं, और यही आंदोलन आगे चलकर जैन धर्म, बौद्ध धर्म के रूप में आप जानते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, श्रमण परंपरा के बारे में भी आपको पढ़ना है जब आप पढ़ेंगे। और मतलब लेटर वैदिक पीरियड के बाद ऐसे बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन शुरू हुए हैं, जिनमें से 2 हैं, ऐसे बहुत सारे आजीवक हैं। और श्रमण परंपरा में बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे आंदोलन हैं जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए कोशिशें की हैं। प्राचीन भारत में जब दर्शन के बारे में पढ़ेंगे आप, जब भारत में फिलॉसफी थोड़ी सी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो इन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। जब आप भारतीय दर्शन परंपराओं की बात करते हैं तो 9 परंपराएं होती हैं। तो 3 नास्तिक हैं और 6 आस्तिक हैं। आस्तिक यानी जो वेदों में विश्वास करते हैं, और नास्तिक यानी जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक, जैसे जैन है, बौद्ध है, और आपके चारवाक। तो चारवाक, जैन, बौद्ध, ये 3 जो हैं वो नास्तिक दर्शन है। बाकी जो 6 षड दर्शन परंपरा है वो आस्तिक परंपरा है, जो न्याय, योग, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा और पूर्व मीमांसा, ये जो चीज़ें हैं। ठीक है, अहिंसा, परिग्रह, सत्याग्रह, ये ठीक है। आपको इथिक्स में भी कुछ चीज़ें यहाँ से काम में आ जाएंगी। इसके अलावा यहाँ से आपको कुछ प्रीलिम्स रेडी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि अणुव्रत सिद्धांत गृहस्थों के लिए है, महाव्रत साधुओं के लिए है। जैन धर्म में ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है। जैन धर्म नहीं मानता कि किसी भगवान ने सृष्टि को बनाया है। जैन धर्म मानता है कि ये जो सृष्टि है ये ऐसे ही चली आ रही है, अपने आप बनी है। और अहिंसा जो है, इसका एक कोर वैल्यू है, सबसे जो बेसिक सिद्धांत है वो है अहिंसा। महावीर को जैन धर्म का संस्थापक नहीं बल्कि सुधारक माना जाता है, क्योंकि महावीर से भी पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। तो ऋषभदेव से लेकर पार्श्वनाथ तक 23 तीर्थंकर हैं, वो हैं, और ये 24वें तीर्थंकर थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये आंदोलन शुरू हुए हैं। और जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं। ठीक है, अणुव्रत केवल जैन साधुओं के लिए, अणुव्रत साधुओं के लिए नहीं है। ये है गृहस्थ लोगों के लिए। अपरिग्रह का अर्थ है अधिक से अधिक ग्रहण करना, संग्रह करना। तो भाई चीज़ों को संग्रह करने पर ये जोर नहीं देते हैं, ये कहते हैं अपरिग्रह पर ध्यान दो, जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें इकट्ठी करो। इसके अलावा जैन धर्म 6वीं शताब्दी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ लेनी है। इसके अलावा हम अगर बात करें इसके पीछे के कंसेप्ट की, अगर हम बात करें कि जैन धर्म या बौद्ध धर्म का उदय क्यों हो रहा है, तो इसमें हम कुछ कारण देखेंगे। जैसे कि वैदिक धर्म से लोग परेशान थे, असंतोष था उनमें, वर्ण व्यवस्था का विरोध हो रहा था, अहिंसा और नैतिक जीवन जीने के लिए ज़्यादा जोर दिया गया, और इसका व्यापारियों ने और कुछ नए राजाओं ने समर्थन किया है। क्यों?
तो सीधी सी बात है, इसके पीछे धर्म तो है ही, सोसाइटी भी है, इकॉनमी भी है और पॉलिटी भी है। कैसे? तो यहाँ पर वैदिक काल में जो परंपराएं चल रही थी, यज्ञ, कर्मकांड, ब्राह्मणों का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, बलि परंपरा बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और इससे लोग परेशान थे, जिन्हें पसंद नहीं आ रहा था। वे इस व्यवस्था से निकलना चाहते थे, एक नई व्यवस्था बनाना चाहते थे और फिर उन्हें जैन धर्म या बौद्ध परंपरा में, क्योंकि ये लोग यज्ञ, कर्मकांड या भगवान, यहाँ तक कि मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं। हालांकि आगे चलकर ये सारी चीज़ें इनमें भी आ गई। तो यही कारण है कि बौद्ध धर्म का फिर से पतन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हो, अगर उन्हीं चीज़ों को अपना लोगे तो या तो वही हो जाओगे या ख़त्म हो जाओगे। और आप भी वही हो गए हो, मतलब आप भी उसी परंपरा के जैसे हो गए हो, तो फिर आपकी ज़रूरत क्या है? वही पुरानी वाली ठीक थी। तो इस तरह से आप बौद्ध धर्म के पतन के कारण भी देखेंगे। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको टीचर पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। कठोर जाति व्यवस्था के कारण क्या होता था कि शूद्र वैश्य स्वयं को काफ़ी उपेक्षित महसूस करते थे। जब आप इस तरह की हायरार्की बना दोगे, ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। अब शूद्र जो हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, शारीरिक मेहनत, सारी चीज़ें, मजदूरी समझ लीजिए, जो सारा श्रम है वो ये लोग कर रहे हैं। जो वैश्य हैं वो सारा धन कमा के सारा टैक्स दे रहे हैं। किसानी जो है वो वैश्य कर रहा है या शूद्र कर रहा है, और जो क्षत्रिय वर्ग है वो सिर्फ शासन करता है, और जो क्या कहें, ब्राह्मण जो हैं वो जो वर्ण हैं वो सिर्फ ज्ञान परंपरा में हैं। तो इसके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा था कि उन्हें निचले पायदान पर रखा जा रहा है। और फिर जब कुछ नए राजाओं या नए व्यापारियों का उदय हुआ तो उन्होंने एक नई व्यवस्था को यहाँ पर जन्म दिया, ताकि ये जो यहाँ पर जो हीनता का भाव है उससे निकलकर एक समाज में अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकें। तो ये चीज़ें हैं। बलि परंपरा काफ़ी ज़्यादा थी, गाय तक की बलि दी जाती थी, बछड़ों की बलि दी जाती थी, इससे किसानों को नुकसानी होती थी। और फिर किसानी में भी उन्हें नुकसान होता था, इसलिए बलि परंपरा का विरोध किया गया। गायों बछड़ों को बचाने पर ध्यान दिया गया। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि आज जितना गाय पर ध्यान दिया जाता है ब्राह्मण परंपरा में, उस समय नहीं दिया जाता था। बल्कि गाय उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण तो थी, लेकिन जिस तरह से आज के पवित्र माना जाता है, हत्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर होती थी, बलि दी जाती थी। और इसकी शुरुआत बौद्ध धर्म, जैन धर्म ने की है बचाने की, और फिर बाद में ब्राह्मण परंपरा ने भी उसको स्वीकार किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, 6th सेंचुरी BC में सारी चीज़ें हो रही है, नगरों का विकास हो रहा है, व्यापार हो रहा है। व्यापार होगा तो एक नया वर्ग उदय होगा व्यापारियों का, और फिर इस व्यापारी को अगर निचले पायदान पर रखा जाएगा तो उसके विरोध में एक दूसरी परंपरा को इसने समर्थन दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके कारण बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संबंध है? हमने अभी षड दर्शन की बात की, और इन षड दर्शन में से एक है मीमांसा, या कहें कि पूर्व मीमांसा। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा एक ही चीज़ है, और ये कहता है, होता क्या है, पहले आदमी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहा होता है, सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ता है, खाने के लिए, रहने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद उसके दिमाग में एक चीज़ आती है, जब पेट भरा हुआ आता है, उसको कहते हैं फिलॉसफी। और आती है तो फिर ये सोचता है कि भाई साहब अब मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे, इस जीवन में क्या रखा हुआ है, हम लोग यहाँ क्यों हैं, क्यों जी रहे हैं, हम लोग सभी लोग पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। और फिर यहाँ से सब्जेक्ट शुरू होता है फिलॉसफी। और फिर फिलॉसफी में देखा जाता है कई सारे सवाल होते हैं, उसमें से एक आता है कि भाई साहब मुक्ति कैसे मिलेगी इन जन्म मृत्यु के बंधनों से, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अलग अलग दर्शन अलग अलग जवाब देते हैं। हालांकि किसी का भी जवाब पूर्ण नहीं है, किसी का भी जवाब हम कहें कि आखिरी सत्य नहीं है। तो ऐसे ही पूर्व मीमांसा या मीमांसा प्रणाली कहती है कि कर्म जो है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये कर्म कौन सा है? ये कर्म वो है कर्मकांड वाला, अनुष्ठान वाला, यज्ञ हवन वाला, जो बताया गया है यज्ञ में, और इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो भारतीय दर्शन की परंपरा में जो षड दर्शन है उसमें से एक है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा की स्थापना जैमिनि ने की है, और ये जो ज़्यादा ध्यान देता है यज्ञ, कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठानों पर, वेदों में बताए गए कर्मों पर आपको पालन करना है और आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। जब आप दर्शन की परंपरा पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक धार्मिक विचार, वैदिक धार्मिक कर्मकांड, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, मतलब षड दर्शन परंपराएं क्या हैं, उनमें मुक्ति का मार्ग क्या है, किसने शुरू किया है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ से आप देख लीजिए, जो षड दर्शन हैं उनमें एक है न्याय, शुरू किया है गौतम ने, और ज्ञान और तर्क पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, सही ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा।
वैशेषिक जो हैं उन्होंने कणाद ने शुरू किया है परमाणु सिद्धांत, और ये भी परमाणुओं से बना है संसार, इस तरह की बात करते हैं, और ये भी साइंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सांख्य जो है ये शुरू किया है कपिल ने, पुरुष और प्रकृति ने मिलकर ही संसार को बनाया है, ईश्वर नहीं है ये कहते हैं। योग जो है पतंजलि ने शुरू किया है, जो आपकी योग जो चीज़ें हैं, जो सारी एक्टिविटी है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। मन पर नियंत्रण करना, समाधि, शरीर को किसी भी तरह से जो सारी एक्टिविटीज़ की जाती है वो करना है। मीमांसा ये कर्मकांड यज्ञ पर ध्यान देती है और इनसे ही आपको मुक्ति मिलेगी ये बताते हैं। वेदांत हैं, वेदांत बात करते हैं उपनिषदों के बारे में, क्योंकि उपनिषदों में इसमें काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया गया है चीज़ों का। मोक्ष हो, मृत्यु हो, जन्म हो, लोक हो, परलोक हो, सभी के बारे में काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल चीज़ें बताई गई हैं। उन्होंने कहा है कि ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से ही आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपको करना है। न्याय, तर्क, वैशेषिक, परमाणु, सांख्य, पुरुष प्रकृति, योग, ध्यान, मीमांसा, कर्म और वेदांत, ब्रह्म ज्ञान, ये सारी चीज़ें इनका बेसिक है। ठीक है। 9वां सवाल है, चोल काल से पूछा जा रहा है कि नटराज की कांस्य प्रतिमा देवताओं को निरपवाद रूप से दिखाती है। तो चोल काल की जब आप प्रतिमा देखेंगे, अब एक तो यहाँ पर मूर्ति के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब एक साइंस टेक भी है। मूर्ति किसी मेटल से बनी है, मतलब मेटलर्जी भी है। ठीक है। मूर्ति में क्या डिपिक्ट किया गया है उसके पीछे एक फिलॉसफी भी है, एक सामाजिक रूप से एक मान्यता भी है अगर किसी देवता को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही सवाल में, एक ही चीज़ में लिपटी हुई होती हैं। तो देवता को 4 हाथ के रूप में बताया गया है। मान लीजिए देवता हैं, 4 हाथ हैं, एक हाथ में अग्नि है, अग्नि सृजन का प्रतीक है, अग्नि विनाश का प्रतीक है, सॉरी, और एक हाथ में डमरू है, डमरू से ध्वनि निकलती है, ध्वनि क्रिएशन, सृजन का प्रतीक है। अभय मुद्रा यानी जिस तरह से आशीर्वाद देते हैं, तो मूर्ति अभय का, सुरक्षा का आशीर्वाद देती है, और उठा हुआ पैर, और पैर की ओर एक हाथ संकेत देता है और कहता है कि मोक्ष यहीं पर है। तो आप इसे धर्म से जोड़कर देख सकते हैं, साइंस से जोड़कर देख सकते हैं। ठीक। जन्म मृत्यु का चक्र, मतलब इनके जो पीछे एक सर्कल आप देखेंगे, एक वो ब्रह्मांड का प्रतीक है और जन्म मृत्यु का चक्र का प्रतीक है। ठीक है। और ये खड़े हुए हैं, इनका एक पैर रखा हुआ है एक नाटे से एक व्यक्ति के ऊपर, जो अज्ञान का प्रतीक है और जिसको भगवान शिव दबाते हैं। तो जब आप मूर्ति कला के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, साइंस टेक के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज़ें लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी हुई हैं। ये जो मूर्ति है वो, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है, आज भी बहुत सारी जगहों पर इस तरह की मूर्तियाँ बनती है। जैसे आप डोकरा आर्ट देखेंगे अगर छत्तीसगढ़ का, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस भी इन यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। फिर धार्मिक परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे तब भी आप इनके बारे में देख सकते हैं। ठीक है। चोल काल की बात करें या चोल साम्राज्य की बात करें, तो चोल साम्राज्य में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं। जैसे अगर आपने PS मूवी देखी है, पोन्नियन सेल्वन, जिसमें चियान विक्रम है, जिसमें जयम रवि है, जिसमें कार्थी हैं, त्रिशा कृष्णन है, वो वाली मूवी जो है उसमें आपने देखा होगा कि जो जयम रवि हैं उन्होंने जो किरदार निभाया था अरुण मौली का, वो हैं राजराज, और इनके बड़े भाई थे जिनका नाम मूवी में आदित्य था, और चियान विक्रम ने उनकी भूमिका निभाई थी, तो उनके बड़े भाई थे, उनकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। पिता है सुंदर चोल, और फिर इनके जो बेटे आते हैं राजेंद्र प्रथम के, वो है राजेंद्र चोल। ठीक है। तो राजेंद्र चोल और राजराज ये राजा बने हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया था राजराज ने। राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी, और इनके काल में जो मेरीटाइम पावर है, समुद्र शक्ति है, ये काफ़ी ज़्यादा इनकी बढ़ गई थी। इनकी नौसेना काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, और उस मूवी में भी जो समुद्र के सीन हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है। तंजावुर में इनकी जो राजधानी थी, और बृहदेश्वर मंदिर भी वहीं बना है, राजराज ने बनवाया है, भगवान शिव को समर्पित है। और एक मूवी है 96 में जो विजय सेतुपति हैं वो मंदिर के पास से गुजर रहे होते हैं, और वहाँ पर भी वो उस मंदिर के बारे में बात करते हैं। कभी ध्यान दिया हो तो आपने देखना। ठीक है। विशाल शिखर है, यूनेस्को विश्व धरोहर का हिस्सा है। समुद्र शक्ति है, नौसेना शक्ति है। इन्होंने श्रीलंका तक शासन किया है, और जो राजराज हैं उन्होंने आधे श्रीलंका को, नॉर्थ श्रीलंका तक अपना शासन किया था, और राजेंद्र ने फिर पूरे श्रीलंका को ही अपने शासन में ले लिया था। इसके अलावा जो श्री विजय साम्राज्य इंडोनेशिया और उधर वाले इलाके का, वहाँ तक इन्होंने आक्रमण किए और अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक। और इनका इतना शासन था, मतलब जो बे ऑफ बंगाल है उसके आसपास, कि जो बे ऑफ बंगाल है उसको चोल झील या चोला लेक कहा जाने लगा था। ठीक। तो इनकी शक्ति, इनकी ताकत का इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 10वां सवाल है, प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषय का अवधारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम
क्रम क्या है। तो देखो, अगर आप हिंदू परिवार से हैं या फिर आपने हिंदू परंपरा के बारे में अगर सुना होगा तो इसमें समय को 4 कालखंडों में बांटा है। सबसे पहले आता है सतयुग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के बारे में अभी जब हम कैलेंडर्स के बारे में पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कली संवत्सर के बारे में 3102 ईसा पूर्व 18 फरवरी। ठीक, इसके पहले है द्वापर युग, यहाँ पर हुआ है महाभारत। त्रेता युग में रामायण, और यहाँ पर आप जानते होंगे तो अगर आपने ब्राह्मण अवतार के बारे में, वामन अवतार, सॉरी, वो जो छोटी हाइट वाले अवतार हैं वामन अवतार, उनके बारे में अगर सुना होगा तो यहाँ पर हुए हैं। तो सही क्रम है सबसे पहले कृत युग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ठीक है, ये है। तो कृत युग में सबसे ज़्यादा हम कहें कि नैतिक कोई है तो वो यही है, और ये चीज़ें दिखाती भी हैं, आपके जीवन काल को भी दिखाएंगी या कहें कि एक समाज की जर्नी को भी दिखाएंगी। जब समाज ट्राइबल है, जब समाज में बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, उस समय का समाज नैतिकता के ऊपर, सामूहिकता के ऊपर कितना जोर देता है। बचपन में आप इस तरह के छल से, कपट से, झूठ से मुक्त हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और जैसे जैसे समाज के पास संसाधन आने शुरू होते हैं, कंपटीशन बढ़ता है और उसके कारण धर्म में कमी होती चली जाती है, धर्म अधर्म बढ़ने लगता है और फिर लड़ाई झगड़े पतन की ओर हम सब बढ़ते हैं। तो ये क्रम है और फिर ये क्रम चलता ही चला जाता है। ठीक, इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट किया जाता है कि पृथ्वी पर धर्म है और पाताल में अधर्म है। ठीक है, इसे इस तरह से भी इंटरप्रेट किया जाता है। त्रेता में कहा जाता है कि पृथ्वी पर धर्म अधर्म दोनों हैं। द्वापर में कहा जाता है कि एक ही परिवार में धर्म अधर्म है, और कलयुग में कहा जाता है कि धर्म और अधर्म एक ही व्यक्ति के भीतर है। तो किसी भी तरह से आप फिलोसफिकल चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है पढ़ना भी। तो आप इनको क्रम याद रखना है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं याद रखना है, रामायण महाभारत से आप कनेक्ट करके जोड़ के याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप भारत में धार्मिक धारणाएं या महाकाव्यों के बारे में पढ़ेंगे, कालगणना के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आप समय की अवधारणा, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें भी पढ़ने को मिल जाएंगी। कृत युग में, कृत युग सबसे शुद्ध माना जाता है, सबसे पहला युग है, 100% धर्म है, सत्यता और नैतिकता सर्वोच्च स्तर पर है, कोई भी संघर्ष अधर्म है ही नहीं। लेकिन त्रेता युग में धर्म की हल्की सी गिरावट शुरू हुई है, रामायण हुआ है, तो रावण है, रावण अधर्मी है, तो रावण भी है, और भगवान राम का काल माना जाता है, और राज व्यवस्था और युद्धों की शुरुआत हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि युद्ध तो हुआ ही था। फिर द्वापर युग में धर्म अधर्म लगभग समान रूप से उपस्थित हैं। महाभारत में एक ही कुल में भाई भाई अलग अलग चीज़ों को मान रहे हैं, एक धर्म की तरफ, एक अधर्म की तरफ है। भगवान कृष्ण का युग कहा जाता है, महाभारत हुआ था। कलयुग वर्तमान का युग माना जाता है, और इसमें जो नैतिकता है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, एक ही व्यक्ति के भीतर धर्म अधर्म दोनों हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ से ध्यान रखें, सीख सकते हैं हम कि किस तरह से नैतिकता का पालन हमें करना है, किस तरह से समाज, जैसे हम देखते हैं ट्राइबल समाज में आज भी काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ सतयुग की तरह दिखेंगी आपको, लेकिन जैसे जैसे आप शहर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको कलयुग की तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। इस तरह से कनेक्ट करके देख सकते हैं, मतलब 100% चीज़ें तो मैच नहीं करेंगी, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगी। किसी समाज को, किसी व्यक्ति को समझना है तो आपको ये चीज़ें काम में आ सकती है। ठीक, तो आज के लिए 10वां सवाल हमारा आखिरी सवाल था। इसके बाद हम 11 से शुरू करेंगे, सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। लगभग हमारे पास 160-70 सवाल होंगे, सभी को इस सीरीज़ में एंशिएंट हिस्ट्री का निपटाएंगे। उसके बाद हम अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।